हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू सिविल सर्विस स्क्वायर। मेरा नाम है अवनीश विनोदानंद पाठक और मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबका। हमने जो बिहार स्पेशल की सीरीज चलाई है उसके अगले लेक्चर में, तो आज हम शुरू करेंगे। उस दिन हमने महाजनपद पर ख़त्म किया था। आज हम सारे महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। ये जो आपके सामने डायग्राम दिख रहा है ये बिहार का मैप है और ये है वज्जी और लिच्छवी महाजनपद। वज्जी या लिच्छवी महाजनपद कहते थे इसको। ये है मगध महाजनपद और ये है अंग महाजनपद। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो अंग महाजनपद, मगध महाजनपद और वज्जी संघ या लिच्छवी है, ये एरिया दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। अगर मैं आपको एरिया दिखाऊं तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ऊपर का, ये टोटल लिच्छवी महाजनपद का है। वहीं अगर मैं बात करूं इस एरिया की जिसमें पटना और गया आदि आते थे, ये थे उस टाइम के मगध महाजनपद। अगर मैं बात करूं आपको अंग महाजनपद की, तो ये जो एरिया है ये अंग का है। ये आपको दिमाग में एक डायग्राम क्लियर करने के लिए दिया गया है कि ऐसा ऐसा एरिया था। कभी कभी दिमाग में प्रश्न उठता है कि किस महाजनपद का कितना कवरेज था। तो ये है अंग महाजनपद, ये है मगध महाजनपद और ये है लिच्छवी संघ। ठीक है, आइए अब हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। दोस्तों हमने पिछली बार यहाँ तक पढ़ा था। हमने कबीला, जनपद, महाजनपद आदि देख लिए थे। आइए आज शुरू करते हैं वज्जी संघ या महाजनपद से। दोस्तों वज्जी संघ 8 राज्यों का संघ यानी अट्ठकुल था। 8 राज्यों का संघ अट्ठकुल था। इनमें कौन कौन से थे? वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु तथा इक्ष्वाकु। ये सारे आपको दिमाग में रखने हैं। मोस्टली कभी पूछता नहीं है, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है कि लिच्छवी कितने राज्यों का संघ था। इस संघ के 8 जनपद थे। ठीक है, वज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था, इसीलिए कभी कभी इसे लिच्छवी महाजनपद भी कहते हैं। अब लिच्छवी की जो राजधानी थी वो वैशाली थी। तो लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक भी वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। यानी लिच्छवी तो था ही, लेकिन विदेह और ज्ञात्रिक वो प्रमुख जनपद थे। वज्जी संघ या लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की, ये मैंने कल भी पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। अब आइए चलते हैं सबसे जो पावरफुल महाजनपद था मगध महाजनपद पर। मगध राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। यह सवाल बीपीएससी में पूछा है कि मगध की राजधानी कौन सी थी। वो आपको 4 ऑप्शंस देंगे, लेकिन आपको वो अगर ये पूछेंगे कि प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी तो वो होगी गिरिव्रज या राजगृह। यह 5 पहाड़ियों, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, यह 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागिरी, उदयगिरी और विपलाचल, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, मगध का विस्तार मोस्टली मैंने आपको बताया कि पटना से गया क्षेत्र में था। वहीं मगध महाजनपद और अंग महाजनपद का जो वर्णन है वो अथर्ववेद में आपको मिलता है। ये सवाल बन सकता है और कई बार ये सवाल आया भी है कि किस वेद में सबसे पहले मगध और अंग महाजनपद का मतलब वर्णन मिलता है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद में ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता है बिहार का। तो देखिए ये जो अथर्ववेद है ना, ये सबसे बाद में लिखी गई है। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर होता है कि जो अथर्ववेद है वो क्योंकि बाद के काल में लिखी गई है, इसीलिए इसमें बिहार के महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ से भी इस बात की पुष्टि हो जाती है कि हाँ, उत्तर वैदिक काल में बिहार की चर्चा देखने को मिलती है। अब आइए चलते हैं अंग महाजनपद पे। अंग महाजनपद भागलपुर और मुंगेर जो जिले हैं उसमें देखने मिलता है। वहीं अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी और अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हराकर मगध के शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया। यानी कि जो बिंबिसार था, जो कि हर्यंक वंश का था, उसने अंग के शासक को हरा के, जिनका नाम ब्रह्मदत्त था, अंग को मगध में मिला लिया। ये हम बाद में भी विस्तार से पढ़ेंगे। अब आइए चलते हैं मगध के उत्कर्ष एवं उसके राजवंश पे। मगध की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। देखिए जो अभी हम बात करने जा रहे हैं ये हम पढ़ रहे हैं पुराणों में जो वर्णन है कि मगध की स्थापना बृहद्रथ ने की थी और बृहद्रथ का पुत्र जो जरासंध है वो इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। लेकिन जरासंध को भीम ने
द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध कर दिया था, और ये महाभारत में आपको वर्णन मिलता है। तो लेकिन ये वर्णन जो है, इसे सवाल बनने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि पुराणों के वर्णन से सवाल नहीं आते हैं। तो सवाल कहाँ से आते हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि मगध आखिर इतना फ्लरिश क्यों किया, इतना उत्कर्ष क्यों हुआ मगध का। मगध की प्रारंभिक राजधानी जो राजगृह थी, ये 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था। क्या मतलब सुरक्षित क्षेत्र का? देखिए, पहले के टाइम में युद्ध सबसे बड़ा मुद्दा था कि जब युद्ध होगा तो हमारी स्थिति क्या होगी। मैंने आपको पहले भी 5 पहाड़ियों के नाम बताए जिनसे मगध घिरा हुआ था। मगध की राजधानी गिरिव्रज घिरी हुई थी, यानी कि जब कभी युद्ध में आक्रमण होगा तो राजधानी तक पहुंचने में टाइम लगेगा, या फिर पहुंच ही नहीं पाएगी दूसरी पक्ष की सेना। तब तक जो इस पक्ष की सेना है तैयार रहेगी। दूसरा, मगध नदियों से भी घिरा हुआ था, जहां उर्वर जलोढ़ मृदा उपलब्ध थी, जो कृषि की दृष्टि से अनुकूल थी। यानी कि मगध में जो मृदा थी वो बहुत उर्वर थी, और किसान को तो क्या चाहिए, उर्वर मृदा। पहले तो खाद वगैरह थे नहीं, तो इसके बेसिस पे मगध इसलिए किसानों में फेमस था। वहीं बोले अगर कि सिंचाई और यातायात, इन दोनों की सुविधा उपलब्ध थी नदियों के जाल के कारण मगध में। और मगध के अंतर्गत छोटा नागपुर क्षेत्र खनिज संसाधन, वनों की लकड़ी एवं ताकतवर हाथियों से परिपूर्ण था। बात यह है कि मगध जब उत्कर्ष में आया तो उसमें लोहे का बहुत बड़ा योगदान था। देखिए, लोहा उस टाइम हथियार, तलवार बनाने में, भाले बनाने में इस्तेमाल होता था। और तब जो छोटा नागपुर, आज जो क्षेत्र झारखंड में आता है, तब वो भाग था, तब जो क्षेत्र अभी झारखंड में नहीं था, जो छोटा नागपुर है वो जो क्षेत्र है वो बिहार में ही था। अब बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। ठीक है, यहां तक बात हुई बृहद्रथ वंश के बारे में और मगध के उत्कर्ष के बारे में। आइए आगे चलते हैं। हर्यंक वंश, जो वास्तविक संस्थापक वंश जिसे कहा जाता है, हर्यंक वंश के बारे में पढ़ते हैं। इसका जो टाइमलाइन है वो 544 से 412 ईसा पूर्व है। मैंने आपको कल भी बताया था कि क्यों टाइमलाइन ईसा पूर्व में उल्टी दिशा में चलता है। आइए अब चलते हैं बिंबिसार के बारे में पढ़ते हैं। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में की। ठीक है, और बिंबिसार को ही मगध का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया। देखिए, नीति युद्ध करने की भी हो सकती है, साम्राज्य विस्तार की, हड़प की भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने विवाह को नीति अपनाया कि जिस क्षेत्र में बढ़ावा करना है अपने एरिया में, वहां की राजकुमारी से विवाह कर लिया जाए। तो उनकी जो पहली पत्नी थी वो थी कौशल देवी। कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी। इस विवाह से उन्हें उपहार या दहेज में काशी मिला। दूसरी पत्नी का नाम चेल्लाना या चेल्हना था, और चेल्हना लिच्छवी के राजा चेतक की पुत्री थी। और उनकी तीसरी पत्नी जो क्षेमा थी वो पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। तो आपने देखा, मद्र, लिच्छवी और कौशल, इन तीनों पे कंट्रोल हुआ। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंद्र प्रद्योत के साथ मैत्री संबंध बनाया। ठीक है, बिंबिसार ने चंद्र प्रद्योत के उपचार के लिए अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा। हुआ ये कि बिंबिसार की जब तबीयत खराब हुई तो जो अवंती के शासक थे उन्होंने अपने राज्य वैद्य को भेजा और इनकी तबीयत उन्होंने ठीक कर दी। तो इस तरह से उनके मैत्री संबंध स्थापित हो गए। लेकिन बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उनके ही पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। ये जो हत्या आपने देखा कि पिता की हत्या पुत्र ने की, ये आप देखते चले जाएंगे। अगर मैं बात करूं कि इस वंश में हत्याओं का क्रम इस तरह से हुआ कि इस वंश का नाम पितृहंता हो गया। पितृ मतलब पिता, हंता मतलब मारने वाला, पिता को मारने वाला वंश। अब अगले शासक के रूप में चलते हैं, अजातशत्रु। दोस्तों, जो अजातशत्रु है उनका टाइमलाइन है 492 से 460 ईसा पूर्व। अजातशत्रु बिंबिसार के बाद हर्यंक वंश का शासक बना और उसका वास्तविक नाम कुणिक था। अच्छा, जो बिंबिसार है उसे हम श्रेणिक कहते हैं और जो अजातशत्रु हैं उन्हें हम कुणिक कहते हैं, आप नहीं भूलेंगे। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया। जो प्रसेनजीत हैं वो कौशल देवी के भाई हैं, जिस कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु से शुरू हुआ। अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी पर अधिकार कर लिया। लेकिन बाद में अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजीत की ही पुत्री वाजिरा से हो गया, ये आप नहीं भूलेंगे। पहले पराजित किया और बाद में उनकी पुत्री से विवाह किया। अजातशत्रु ने वज्जी संघ एवं मल्लों को पराजित किया। अगर आपको याद हो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मल्ल कहां पर आता है, तो मल्ल आपको
कुशीनगर वाले एरिया में आएगा, ये आप देख लेंगे। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि अजातशत्रु किन किन धर्मों में मानता था, तो प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, परंतु बाद में उसने बौद्ध धर्म अपना लिया, ये आप नहीं भूलेंगे। अच्छा, अजातशत्रु के टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है, 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति, ये जो पूरा लाइन है, सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। क्योंकि अक्सर सबको याद होता है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसने करवाया था, किस ईस्वी में करवाया था, परंतु जब आप बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं तो सप्तपर्णी गुफा भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर बिहार स्पेशल है तो कुछ तो डिफरेंट और ज्यादा डीप पूछेगा वो आपको बिहार के संदर्भ में, तो ये पूछ सकते हैं। अब आइए चलते हैं उदयन पे। जो उदयन है, सिंघल अनुश्रुति, यानी सिंघल अनुश्रुति जो बौद्ध लिटरेचर श्रीलंका वाले एरिया के है, उसे कहते हैं सिंघल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। उदयन या उदायन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र ट्रांसफर किया, ये इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने क्यों किया था, क्योंकि गंगा, सोन और गंडक के संगम थे वहां पर, और नदियों के होने से भी हमले का डर कम था। अच्छा, एक और बात है कि ये जो पितृहंता वंश है, इसमें जो यूनिकनेस है, हर राजा की एक एक यूनिक बात है, वो आपको नहीं भूलना है। उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था, और इसके साथ ही नागदशक की मृत्यु के बाद यह वंश खत्म हुआ, और हर्यंक वंश को पितृहंता वंश, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हर्यंक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। अब आते हैं शिशुनाग वंश पे। शिशुनाग ने हर्यंक वंश की जगह शिशुनाग की स्थापना की, इन्होंने नागदशक की हत्या की, और शिशुनाग ने हर्यंक वंश को हटाकर शिशुनाग वंश को लाया। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया। ठीक है, अब ये राजधानी का ट्रांसफर क्यों? देखिए, अभी तक जो राजा था, जो अपने जनता में प्रिय था, जहां उसके लोग, उसके गुप्तचर, उसके सैनिक थे, तो एक कमांड बन जाता है उस एरिया पे राजा का। जब कोई नया राजा आता है तो वो सबसे पहले उस इकोसिस्टम, उस कमांड को तोड़ना चाहता है, इसलिए वो ट्रांसफर कर देता है राजधानी। ये आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी देखेंगे, मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया था राजधानी जो आपके बंगाल के सूबेदार थे। वो क्यों किया था? वो इसीलिए किया था क्योंकि जो पावर है, जो इतने दिन से एस्टेब्लिश पावर है, वो खत्म हो जाए। अब शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया। अब अवंती को मगध में किसने मिलाया? शिशुनाग वंश के राजा ने। ठीक है, इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स एवं कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया। देखिए, मगध धीरे धीरे एक्सपेंशन होता जा रहा है, और एक टाइम आएगा जब चंद्रगुप्त मौर्य हम पढ़ेंगे, अटक से लेकर कटक तक पूरा का पूरा आपको मौर्य वंश का साम्राज्य दिखेगा, यानी मगध का एक्सपेंशन दिखेगा। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद, अब हो जाती है शिशुनाग की मृत्यु, कालाशोक मगध का शासक बना। पुराणों में उसे काकवर्ण कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये आया भी है सवाल कि कालाशोक को क्या कहा गया है। और कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र हो गई। ये जो राजधानी का आप देख रहे हैं शिफ्टिंग, ये आपको नहीं भूलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये राजधानी की शिफ्टिंग से ही बार बार सवाल पूछा जाता है। कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराया। प्रथम बौद्ध संगीति किसने कराया, द्वितीय किसने कराया, कहाँ कराया, ये आप नहीं भूलेंगे, ये आप याद रखेंगे। कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया, और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। ठीक है, अब आइए चलते हैं नंद वंश पे। नंद वंश शिशुनाग के बाद आता है। नंद वंश अपने में बहुत पावरफुल वंश था, लेकिन इसके बाद इससे भी ज्यादा पावरफुल वंश आता है, वो है मौर्य वंश, जो कि एक अपमान के कारण जिसका सृजन हुआ था। चाणक्य जो है वह उस टाइम के राजपुरोहित थे, उनका अपमान कर दिया गया था भरी सभा में, और उसका बदला लेते हुए, कहानियां कहती हैं कि उसका बदला लेते हुए उन्होंने इस तरह से एक वंश को ही स्टैब्लिश कर दिया था। तो आइए चलते हैं नंदवंश पे। नंदवंश 344 से 321 ईसा पूर्व का वंश है। महापद्मनंद ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना कर दी। पद्मनंद ने एकराट और एक क्षत्र की उपाधि धारण कर ली। पाली ग्रंथों में उसे उग्रसेन भी कहा गया है। ठीक है, ये सब
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है छोटे छोटे। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। एक्चुअली क्षत्रियों को मार रहा था ये, इसीलिए इसे कभी कभी महाछत्रांतक भी कहते हैं। महापद्मनंद ने पंचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अश्मक, कलिंग, मैथिल आदि राज्यों को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अब तक 321 ईसा पूर्व के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्मनंद के समय हुआ था। यानी महापद्मनंद अपने आप में बहुत एक, जिसको कह सकते हैं आपकी, शक्तिशाली और पराक्रमी राजा था। व्याकरण के महान विद्वान जो पाणिनि थे वो महापद्मनंद के ही समकालीन थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि व्याकरण के महान विद्वान जो पाणिनि थे वो किसके समकालीन थे। वो आपको 4 नाम दे देंगे, शिशुनाग दे देंगे, कालाशोक दे देंगे, महापद्मनंद दे देंगे, घनानंद दे देंगे, आपको चूज करना है। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ। घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर की जो कहानी है, जो 326 ईस्वी में उसने आक्रमण किया, वो इसी टाइम पीरियड में है। नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफी संपन्न था। ये हम देख ही रहे हैं, एरिया इतना बड़ा है, कृषि फ्लरिश्ड है, आपके पास तलवार बनाने के लिए धातु है। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। इसके पीछे एक कहानी है, जो कि पोरस और सिकंदर का युद्ध हुआ। ऑल्दो पोरस हार गया, लेकिन पोरस की जो जिसको कहते हैं पराक्रम देख के सिकंदर बड़ा प्रभावित हुआ कि एक छोटे प्रांत का राजा इतना पराक्रमी है, इतने कम संसाधनों के साथ, तो जो सेंटर पे मगध में घनानंद बैठा है वो कितना पराक्रमी होगा। और इस सोच ने, कहते हैं कि सिकंदर की सेना को वापस लौटने के लिए मजबूर किया था। घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था, ये मैंने आपको बताया था, और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी। और नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई। और इस तरह से अब हम आ चुके हैं, कह सकते हैं, एंशिएंट इंडिया या फिर एंशिएंट बिहार के हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट वंश पे अब हम आ चुके हैं, जो है मौर्य वंश। और यहीं से आपको मौर्य वंश में अशोक के जो शिलालेख मिलेंगे, तो शिलालेखों का जो क्रम है यहीं से मिलेगा आपको। ये वंश अपने आप में बहुत बड़ा होगा और इसके जो एक एक छोटे छोटे स्टेप होंगे, आपको दिखेगा कि कैसे एक बहुत बड़े राज्य को चलाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है, अलग अलग टैक्स लगाना पड़ता है, अलग अलग गुप्तचर विभाग बनाने पड़ते हैं, न्यायालय बनाने पड़ते हैं। ये आप सब यहाँ पर देखेंगे। मौर्य वंश जो है 321 से 184 ईसा पूर्व तक का है। पहले राजा आते हैं मौर्य वंश के, चंद्रगुप्त मौर्य। जस्टिन एवं स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्टस कहा, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी की। विलियम जोन्स एक इतिहासकार हैं जिन्होंने इस बात की पुष्टि की। और प्लूटार्क और एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्टस कहा। नाम सेंड्रोकोट्टस, एंड्रोकोट्टस दो डिफरेंट नाम है, आपको सिर्फ याद रखना है कि जस्टिन और स्ट्रैबो, ठीक है। जस्टिन स्ट्रैबो ने कहा सेंड्रोकोट्टस, वहीं प्लूटार्क और एरियन ने कहा एंड्रोकोट्टस, यानी JSS, इस तरह से आप याद रखेंगे। और PAA आपको नाम फुल फॉर्म याद होना चाहिए। प्लूटार्क, एरियन, वो या तो नाम दे देगा इस तरह से और फिर आपसे पूछेगा कि इसने क्या कहा था, या फिर वो पूछेंगे कि सेंड्रोकोट्टस किसने किसने कहा था। तो एक छोटा सा ट्रिक है, आप चाहें तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो हैं चाणक्य, जिनका नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी था, उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। किसके उत्तराधिकारी थे सेल्यूकस निकेटर? सिकंदर के। और युद्ध पश्चात हुई संधि में चंद्रगुप्त को क्या क्या मिला? काबुल, कंधार, मकरान, हेरात, अभी का अफगानिस्तान का क्षेत्र समझ सकते हैं आप। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। ठीक है, ये एक संधि हुई थी। लेकिन युद्ध के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनान की राजकुमारी हेलन कार्लेनिया से हुआ। ठीक है, हेलेन कार्नेलिया से, जो सेल्यूकस की पुत्री थी। ठीक है, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा। मेगास्थनीज का बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, उन्होंने एक किताब लिखी थी इंडिका। ठीक है, और इस इंडिका में उस वक्त के समकालीन समाज के बारे में बताया था, जिन्हें उन्होंने 7 वर्गों में बांटा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदू कुश पर्वत, ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक और पूरब में बंगाल तक विस्तृत था। मैंने आपसे कहा था कि अटक से लेकर कटक तक इनका
एक्सपेंशन था। ठीक है, अगर से आप, ये है मैप, तो आप देख सकते हैं कि हिंदू कुश पर्वत ईरान इस तरफ, यहाँ कर्नाटक तक, ठीक है, पश्चिम में सौराष्ट्र तक कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, और पूरब में बंगाल तक विस्तृत था। तो ये जो एरिया था, ये टोटल एरिया, और अभी और एक्सपेंशन होगा जब अशोक आ जाएंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि इस पूरे एरिया पे कंट्रोल अब हो गया था मगध साम्राज्य का। और आप देखते चले गए किस तरह से जो मगध विवाह की नीति से जिसका एक्सपेंशन शुरू हुआ, अब वो कितना बड़ा हो चुका था कि अभी वर्तमान भारत के मैप से भी बाहर जा रहा है। ठीक है, आइए अब चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा और चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्याग कर श्रावण बेलगोला, जो कर्नाटक में है, में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे, और जैन धर्म में एक रिवाज है जिसमें कि प्राण त्यागने की विधि है सल्लेखना, या संथारा भी इसे कहते हैं। इसमें आप भोजन ग्रहण करना धीरे धीरे छोड़ देते हैं और जो आपकी शरीर है उसको आप त्यागते जाते हैं। बाद में आपके शरीर का जो है भोजन बनाते हैं गिद्ध, चील वगैरह, तो ये उसका तरीका है। तो 298 ईसा पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति सल्लेखना द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य आया, उसने स्टैब्लिश किया मौर्य वंश को, उसने मौर्य वंश को एक हाइट दिया, और समय रहते उसने जैन धर्म को अपनाया। आपने देखा ही, मानता था। समय रहते वह जैन धर्म को अपना के अपना जो है पूरा करके टाइमलाइन, और वो एक तरीके से अपनी मृत्यु को प्राप्त किया, और एक महानतम राजा के सारे लक्षण उसमें थे। अब आता है बिंदुसार। बिंदुसार का टाइमलाइन है 298 से 272 ईसा पूर्व। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। उसे अमित्रघात कहते थे और सिंहसेन भी कहते थे। ठीक है, स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। यह सवाल पूछा गया है कई बार कि सीरिया के राजा एंटियोकस ने किसे भेजा था। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायोनाइसिस नामक राजदूत, देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक है डायोनाइसिस और एक है डायमेकस। डायमेकस सीरिया का है राजा का राजदूत, और डायोनाइसिस जो है मिस्र के हैं, ये आपको नहीं भूलना है। तो मौर्य साम्राज्य का जो संपर्क है वो मिस्र, सीरिया आदि राज्यों से, आदि देशों से भी है। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा। जी हाँ, ये वही अशोक हैं जिन्हें आप सम्राट अशोक बोलते हैं। ठीक है, और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक भी एक तरह का संप्रदाय था जिसका अनुयायी बिंदुसार था। तो दोस्तों आज हम यहीं तक रहने देते हैं, जिसमें कि हमने ढेर सारा हर्यंक वंश पढ़ा, उसका नंद वंश पढ़ा, शिशुनाग पढ़ा, अभी मौर्य के हम दूसरे राजा पढ़ रहे हैं बिंदुसार। उसके बाद हम आगे आएंगे अशोक पे। अशोक के बाद हम मौर्य साम्राज्य को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि देखिए बिहार में आपको बिहार की एंशियंट हिस्ट्री आराम से स्लोली पर बहुत सॉलिड तैयार करना है, क्योंकि बिहार की हिस्ट्री जब आप कंप्लीट कर रहे हैं तो आप इंडिया की एंशियंट हिस्ट्री भी बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों ये आप नहीं भूलेंगे कि इस एंशियंट हिस्ट्री को आप अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे जब पूरा का पूरा, जो कि मैं आपको एक एक लाइन आराम से पढ़ा के करवा रहा हूं। तो अभी जो एग्जाम्स आने वाले हैं, चाहे वो बीएसओ का एग्जाम हो, चाहे वो फिर आपको बीपीएससी 71वीं हो, या फिर कुछ दिन में सचिवालय सहायक आएगा, आपको सब में काम आएगा। तो तब तक रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और मिलते हैं फिर अगले सीरीज में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।